कम्युनिकेशन टुडे की 84वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अक्टूबर 2023 में हमारी ये यात्रा 3 वर्ष पूरे कर लेगी। आज की यह वेबिनार डेवलपमेंट जर्नलिज्म फेसिंग न्यू चैलेंजेस विषय पर केंद्रित है। इस विषय की पृष्ठभूमि और आज के हमारे विशेषज्ञों से आपका परिचय कराने से पूर्व मैं इस वेबिनार श्रृंखला के आयोजन सचिव और मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उषा साहनी, जो स्वयं भी साहित्य की विभिन्न विधाओं से सक्रिय रूप से जुड़ी हैं, इनके 2-3 काव्य संकलन, एक कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और एक कहानी संग्रह भी शीघ्र प्रकाश्य है। मैं डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के साथ आज के इस वेबिनार को आप सभी के स्वागत उद्बोधन के रूप में शुरू करें। डॉक्टर उषा साहनी। धन्यवाद सर। माँ शारदे के श्री चरणों में 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना. I welcome you all on this platform. We started this webinar series on 2nd of October 2020. The strongest pillar behind this webinar series, Professor Sanjeev Bhanawat, he has left no stone unturned to continue with the series for all these years, irrespective of the fact that there had been many health issues with him, many other issues also at personal front, professional arena also, but even then he never gave it up, and we are about to complete 3 years in coming October. As we all know that Communication Today is a media bilingual journal which has promoted not only the articles, research journals and insights and thoughts in Hindi as well as English. There were many other media journals, but basically they were focused upon English language only. But Professor Bhanawat has put a lot of efforts to make the language, they could also put their insights and thoughts on the topics related to media education. Not only the researchers, scholars, the media academicians, but also the media practitioners joined to media education and media fraternity, so that there is a huge number of people who got the benefit of getting all the information through this journal. Professor Bhanawat has made another initiative by coming up with special issues, and with this Communication Today only, he has worked upon 10 special issues, the major topics that were supposed to be considered in media education fraternity. Also, when we started, of course, the baby brain was Professor Bhanawat's, but I'm really grateful to him that he let me join this series and I could learn a lot under his able guidance. Prithvi, the one who is taking care of the technical side, उषा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है।
तो चलिए उनके इस प्रारंभिक उद्बोधन के साथ ही अपन इस वेबिनार को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज का हमारा विषय है मीडिया एंड डेवलपमेंट फेसिंग न्यू चैलेंजेस। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के अलग अलग अंचलों से 3 ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने एक तरह से अपना पूरा जीवन विकास पत्रकारिता के लिए समर्पित कर दिया है। ये जो युवा चेहरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं रिचर्ड महापात्रा जी, डाउन टू अर्थ मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर। हमारे साथ हैं सचिन कुमार जैन, जो विकास पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रकाशन और प्रशिक्षण के माध्यम से पूरा एक अभियान संचालित कर रहे हैं, और न्यूज पोर्टली जैसे अभियान, डिजिटल जो हमारे कैंपेन है शुरू करने वाले युवा साथी अरविंद शुक्ला। इनका विस्तृत परिचय जब मैं इनको अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करूंगा तब आपके सामने विस्तार से उनके बारे में जिक्र करूंगा, उनके कार्यों के बारे में और उनके अभियान के बारे में। लेकिन आज का जो विषय है, वस्तुतः पिछले कई वर्षों से हमारे विश्वविद्यालयों के जो पत्रकारिता पाठ्यक्रम है उसमें भी विकास पत्रकारिता के मुद्दों को लेकर अलग अलग समय पर बातचीत की जाती रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने अपने सेवा काल में यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के साथ भी विकास पत्रकारिता से जुड़े हुए मुद्दों पर हमने लगभग 3 वर्ष तक काम किया, और देश के विभिन्न हिस्सों से प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट और मीडिया टीचर्स को आमंत्रित कर सिलेबस वगैरह भी बनाए, और इसके कुछ हमने कहना चाहिए कि ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी आयोजित की। उसके पहले FES जो एक दिल्ली बेस्ड जर्मन फाउंडेशन है, उनके साथ भी हमने रूरल जर्नलिज्म पर लगभग 17 कार्यशालाएं आयोजित की, जिसमें दैनिक भास्कर के जो स्ट्रिंगर्स हैं वो समय समय पर हमारे साथ जुड़े। तो कहने का मतलब यह है कि शायद कहीं समाचार पत्रों में भी एक इस प्रकार की जागरूकता या चेतना कुछ अंशों में पनपी है कि हम विकास पत्रकारिता की ओर कहीं ध्यान दें। 60 का दशक, 1960 के आसपास जब प्रेस फाउंडेशन ऑफ एशिया का एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस समय ये विचार आया कि विकास पत्रकारिता के माध्यम से हम किस तरह से जन भावनाओं या उनकी आशाओं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। वो दौर भी था और आज भी शायद मुझे लगता है कि बहुत अधिक कमी नहीं आई है, जब हम सारे परिवेश को जो पश्चिमी मीडिया है उसके माध्यम से देखने के आदी हो चुके हैं। विशेषकर अविकसित और विकासशील राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी कवरेज पश्चिमी मीडिया जिस प्रकार से कर रहा है उसके साथ बहुत सारी चुनौतियां जुड़ी हुई है। मीडिया को हम समाज का प्रहरी या वॉचडॉग के रूप में विशेषित करते हैं। क्या मीडिया अपनी उस भूमिका को प्रभावी रूप में निभा पा रहा है? क्या मीडिया विकास संबंधी मुद्दे, बहुत बड़ा क्षेत्र है विकास को, हालांकि समाजशास्त्री अपने हिसाब से देखेंगे, अर्थशास्त्री अपने हिसाब से देखेंगे और मीडिया कर्मी अपने हिसाब से उनको व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोटे रूप में हम देखें तो हमारा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो मूल रूप से विकास के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। पत्रकार जो समाज की आंख और कान के रूप में काम करते हैं, वो दौर जब रेडियो, टेलीविजन, सरकारी परियोजनाओं तक सीमित रह गए थे, उस समय मुझे लगता है कि जो विशेषकर प्रिंट के आज से कुछ वर्ष पहले तक जो जर्नलिस्ट थे उन पर ये जिम्मेदारी थी कि उन योजनाओं की क्रियान्विति और उसके साथ जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसे किस रूप में अपने पत्र के माध्यम से उजागर कर सकते हैं। जिस प्रकार से तकनीकी क्रांति हुई है उसमें डिजिटल मीडिया ने एक अवसर हमको दिया है, एक मंच हमको दिया है। सूचना के इस बढ़ते प्रवाह में किस तरह से हम विकास पत्रकारिता से जुड़े हुए मुद्दे, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शहरीकरण, ग्रामीण विकास, आर्थिक विकास, वैज्ञानिक चेतना, ऊर्जा, बिजली, रोजगार, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। सवाल यह है कि इन मुद्दों पर किस तरह से बात की जाए। समाचार पत्र अपने समाचार पत्रों में कौन से पृष्ठों पर या प्राथमिकता पर इनको स्थान देते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए, उसके साथ शोध अनुसंधान जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, और किस तरह से ये विषय रोचक और लोकप्रिय तरीके से हम प्रस्तुत करें ताकि आम आदमी के बीच में कहीं ये मुद्दे भी जुड़ सके। पी साईनाथ जैसे पत्रकारों ने एक दौर में प्रयास किया जब टाइम्स ऑफ इंडिया की फेलोशिप पर उन्होंने देश के लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की, और टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित लगभग शायद 84 की जो सीरीज थी उसने कहीं
ग्राउंड लेवल पर उन सारी चीजों को देखा परखा और हमारी योजनाओं की विफलता से जुड़े हुए जो शोध थी उसको उन्होंने उस अखबार के माध्यम से कहीं प्रकाशित किया। आज फिर ये बात अक्सर मंचों पर उठाई जाती है। देश के हमारे नेतृत्व से जुड़े हुए जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रपति से लेकर के अन्य जो मंत्री लोग भी हैं, वो अक्सर ये बात करते हैं मीडिया के उस विकासात्मक रोल को लेकर। मुझे लगा क्यों नहीं उस मुद्दे पर हम बात करें, और हमारे साथ 3 ऐसे प्रमुख विशेषज्ञ, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा। तो मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा रिचर्ड महापात्रा जी से, जो मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं और पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ रखा है। 90 के दशक में वो इससे जुड़ते हैं। डाउन टू अर्थ जैसी पत्रिका जिसने ग्लोबली अपनी एक पहचान बनाई है पर्यावरण और विकास जैसे मुद्दों को लेकर के। उनके कई ऐसे आंदोलन रहे जो देश विदेश में चर्चित रहे। अग्रवाल साहब के द्वारा स्थापित डाउन टू अर्थ मैगजीन सुनीता नारायण जी के संपादन में जो ये प्रकाशित हो रही है, जिसने अपने प्रकाशन के रजत जयंती वर्ष में अब हिंदी में भी प्रकाशन शुरू किया। हमारे जो मित्र विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर रुचि रखते हैं वो नियमित रूप से इस पत्रिका का अध्ययन करते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, यहाँ से जुड़े हुए पत्रकार जिस तरह से यात्राएं करते हैं देश भर की, और उन सारे मुद्दों पर सीधे संवाद करके प्रभावित वर्ग से और उसके साथ शोध अनुसंधान पर जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं हमें बाध्य करती है हमारे समकालीन समाज के उस वास्तविकताओं और यथार्थ के बारे में चिंतन मनन करने के लिए। रिचर्ड महापात्रा जी देश के अलग अलग हिस्सों में औपचारिक रूप से आप 97 में इस पत्रिका के साथ जुड़ते हैं और इस समय मैनेजिंग एडिटर के रूप में अपना महत्वपूर्ण दायित्व का आप निर्वाह कर रहे हैं। आप इस पाक्षिक पत्रिका के माध्यम से जो हमारे ग्रामीण मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज और विकास संबंधी मुद्दे हैं, इस पर नियमित रूप से बहुत गंभीर लेखन कर रहे हैं। तो हमें लगा कि इस मुद्दे पर संवाद की शुरुआत करने के लिए हम रिचर्ड महापात्रा जी को आमंत्रित करें, और इसी संदर्भ में मैं भाई सचिन जी का भी आभारी हूं जिन्होंने महापात्रा जी से हमारा संपर्क संवाद कराया और इस अभियान को समझने के लिए उनका जो कुछ कार्य है वो हम किस तरह से साझा कर सकें और कुछ सीख सकें। मैं रिचर्ड महापात्रा जी से अनुरोध करूंगा कि उस अवसर पर इस मुद्दे से जुड़े हुए अपने अनुभव और भावी संभावनाओं चुनौतियों के संदर्भ में अपने विचार साझा करें। भाई रिचर्ड जी, सर माइक आपका। थैंक यू। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन में ये नहीं है, बट ये जरूर है कि आई थिंक मीडिया में जितना समझता हूँ कि फॉर मी एज ए रिपोर्टर मैं एक कुरियर बॉय होता हूँ, मैं डिलीवर करता हूँ स्टोरीज, मेरा कंसाइनमेंट स्टोरीज होता है। अदरवाइज कुल मिला के वो कुरियर बॉय का और गर्ल का हम काम करते हैं। लेकिन ये करीब 30 साल का कुरियर सर्विस में जो स्टोरी डिलीवर करना है उसी ज्योग्राफी से जहां लोग जानते भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है बोल के इस देश में, उसका क्या है एग्जैक्टली हमने almost all of us, I think it looks that we are born in the last century, the 20th century में। I think कुछ almost all of us कुछ थोड़ा लेट लास्ट सेंचुरी में बॉर्न किए होंगे लुकिंग एट द फेसेस, बट कुल मिला के हमने यही जनरेशन है कि जो एक सेंचुरी से दूसरे सेंचुरी तक मतलब जो ट्रांजिशन में है। इस टाइम मीडिया का क्या हालत है? आई थिंक the first thing what we are talking about is media and development challenges। जो डेवलपमेंट चैलेंजेस और डेवलपमेंट की हिसाब से आप मीडिया देखेंगे तो दिस इज द बेस्ट टाइम एवर फॉर एनी जर्नलिस्ट टू एक्चुअली रिपोर्ट, रिसर्च एंड डिसेमिनेट स्टोरीज, messages and the findings. Why I'm saying this, it's not just because it's hardly 3 years that we are going through the once in a century pandemic. So first of all, this is our longest, most important, I think, the assignment you can call in journalism language,
that we are actually reporting the pandemic. Second, we are also in a situation that where we actually live the experience and also report what is often called as the existential crisis, that's the climate change crisis. No other journalist had actually, barring these generations, actually had this opportunity to look at कि ये planet actually अपना existential threat पे जा रहा है, जो हम climate change crisis बोलते हैं. Third, if you come back to India, India is also, I think, in an interesting, very fascinating phase of its development trajectory. We have the world's largest number of poor. Even though we have stopped measuring poverty since long, but we have the largest number of poor. We are also the fastest growing economy. Every minute, we know who is going to become the richest person in India, who is become richer, but we don't know who is the poorest or who is a poor in this country because we have stopped that. And to put it in the context, I think so the whole narrative of, there is a Amrit Kal, there is a new India. So India, if you look at it also, it's 30 years of liberalization, 30 years of a new model being rolled out in this country, and the country that has the highest poverty ratio. So that way also, I think it's a development, very critical. I think India is in the very critical juncture where it talks about, it talks about a new India, it talks about the economic development, it talks about, India's place in the world, but on certain things, we no more talk about, we are being the host of largest number of poor, we don't talk about malnutrition, we don't talk about, stunting growth, we don't talk about poverty. So why I'm talking about is basically being a journalist, as you said that कि हम watchdog होते हैं. एक watchdog का role होता है, we all know. पहले तो watch करना है और उसके बाद dog क्या करता है? कुत्ता basically alert करता है. We are that actually. So in this context, आप put करेंगे तो media को, if you put the media, what are we doing? And what are the challenges? The first thing is that there is no denial of the fact that the media that reports development is very wide now. And this is at a time that everybody says that, we all know that. What is that media is all about that, whether you open up your TV channels or open up your, newspapers or magazines. You don't get an impression that actually the media is doing its things. Or media does reflect, or what do you call it, a watchdog actually, does it bark looking at something and alert to the country, alert to us that is something, वो impression नहीं आता है. But at the same time, there is a growth in this, what we call, I think, if you allow me to term it as an alternate media or, propagation of media platforms, what we call it very criminal way that the upstream media. It's not mainstream. That's happening. जिस पे हमारे जैसे पत्रकार एक्चुअली थ्राइव करते हैं. तो ये अभी का सिचुएशन है, और ये भी एक टाइम है कि जितना शायद शोध होता है अब इंडिया में या ओवरऑल इन द अक्रॉस द वर्ल्ड, इतना कभी नहीं हुआ करता था. इतने डेटा, इतने प्लेटफॉर्म्स, इतने रिसर्चर, इतने साइंटिस्ट
शायद इंडिया में इतना न्यू इंडियंस नहीं पैदा होते हैं जितना हमारा रिसर्च पेपर्स होता है। ऑन कोविड इटसेल्फ वी हैव ए क्लोज टू 700 मिलियन या 70 करोड़ के करीब रिसर्च पेपर्स हुआ है 3 साल में, एंड ईच ऑफ देम हैज समथिंग टू से। तो मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि मीडिया डजंट ऑपरेट ऑन इट्स ओन स्पेस। मीडिया का अपना, हम सब जानते हैं कि हम वही हैं जो दूसरों को रिपोर्ट करते हैं या हमने रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक वी आर कॉल्ड द वॉचडॉग। तो यही है। तो इसमें से अभी क्या निकल के आ रहा है? द फर्स्ट थिंग इज दैट द टाइम हैज चेंज्ड। देयर इज नथिंग कॉल्ड लोकल एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड ग्लोबल। ठीक है, 91 92 में इंडिया ग्लोबल हो गया, उसका इकोनॉमी लिबरलाइज हो गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया। अभी आप देखेंगे तो वी आर ए ग्लोबल विलेज, इसीलिए कोई भी लोकल डेवलपमेंट लोकल नहीं होता। दैट्स आई थिंक द फर्स्ट लेसन दैट वी गेट आफ्टर दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग। Every local story has something to do with the global development, and every global development has some local impact. फॉर एग्जाम्पल जो जो दो मैंने बताया था कि द कोविड, द पेंडेमिक एंड द क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट क्राइसिस इज वेरी मच ए ग्लोबल डेवलपमेंट, बट इसका तो वही होता है ना, सबसे लोकलाइज्ड इम्पैक्ट तो इसी ग्लोबल क्राइसिस का होता है। ए फार्मर इन गुना, ए फार्मर इन टिकमगढ़, ए फार्मर इन गोंडा has the impact of a global crisis. Look at the pandemic. Somewhere, somehow, in an unknown market in China, a virus jumped or decided that I will impact a human. That's a very evolutionary things for that virus to do, but it decided. और हमने 7 लाख इंडियंस मर चुके हैं अभी। पहली बार इन द वर्ल्ड, इफ यू कॉल द ह्यूमन एज ए सोशल एनिमल, पहली बार। और ह्यूमन एवोल्यूशन का ये पार्ट है कि यू कीप मूविंग। आप घूमते रहो, वही है ना। वी ऑल आर अबाउट दैट माइग्रेशन, उधर अफ्रीका से। पहली बार एक मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन में लिखा गया कि यू डोंट मूव। वो प्रेस्क्रिप्शन में लिखा गया कि यू कीप ए डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, एंड व्हेन ह्यूमन इज कॉल्ड ए सोशल एनिमल। और ये पहली बार देखा गया कि इवन इफ यू गो बैक टू समथिंग लाइक 3 लाख साल पहले भी जो ह्यूमन मूवमेंट जो थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, उससे भी कम ह्यूमन मूवमेंट देखा हमने एक पेंडेमिक से, एक वायरस से, आरएनए वायरस जो हम देख नहीं सकते, उसको झेल सकते। ये ग्लोबल था लेकिन वेरी मच लोकल, इसका इम्पैक्ट किया है। सो द एक्चुअली आप देखेंगे तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर डेवलपमेंट जर्नलिज्म और फॉर जर्नलिज्म टू रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट, क्योंकि इससे बड़ा लैंडस्केप में स्टोरी कभी नहीं बोला गया है या लिखा गया है जो अभी बोला गया है। हमने कहीं चारा का प्राइस बढ़ रहा है, वो स्टोरी हम देखते हैं एक ग्लोबल लेवल पे। हमने कोई डिस्ट्रिक्ट में अनसीजनल रेनफॉल होता है, वो देखते हैं एक ग्लोबल क्राइसिस पे। इतना लोकल स्टोरी, इतना ग्लोबल पे। सो जस्ट टू सम इट अप, आई थिंक डेवलपमेंट और जर्नलिज्म का, शायद डेवलपमेंट जर्नलिज्म का ये बेस्ट पॉसिबल टाइम है। तो ये तो एस्टैब्लिश्ड है। आई थिंक एवरी रिपोर्टर फ्रॉम ए विलेज इज ए ग्लोबल रिपोर्टर ना, or say that a global reporter, if something like that exists, has to come back to a village or to a very local level to report a global crisis.
हमने जो माइग्रेंट वर्कर्स उस टाइम दिल्ली या ऑल अर्बन एरिया से छोड़ के गए थे, हमने जब उनको ट्रैक किया था, हमारा काफी सारे कुलीग उनके साथ पैदल चले थे 4-4 महीने तक। वो कोई लोकल स्टोरी नहीं कर रहे थे, दे वर ट्रैकिंग ए ग्लोबल स्टोरी। या अभी भी मैं डाउन टू अर्थ का एग्जांपल दे सकता हूं कि 2-3 रिपोर्टर, जैसे मैंने बताया कि अभी 1 मिनट से आ रहा हूं मैं बोल के, इट्स एक साइक्लोन आ रहा है जो सडनली डिसाइड किया है कि अब मैं गुजरात में लैंडफॉल करूंगा। वहीं से जो रिपोर्ट करेगा वो साइक्लोन रिपोर्टिंग या लोकल रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, ये अरेबियन सी का इंक्रीजिंग साइक्लोन्स का रिपोर्टिंग कर रहा है, जो एक क्लाइमेट क्राइसिस का पार्ट है। तो सारे जो ग्लोबल रिपोर्टिंग भी करते हैं, क्लाइमेट पे करते हैं, अभी आपको कांडला में आके बैठना है या कच्छ में बैठना है या टीकमगढ़ में बैठना है, तो वही। सो चैलेंजेस क्या है? बहुत बढ़िया लैंडस्केप मिला है रिपोर्टिंग करने के लिए, और जो आप सब यही है, आई थिंक मेनी ऑफ देम आई कैन सी इट एंड नो, ये अल्ट्रा लोकल पे स्टोरी करते हैं, लेकिन सब पढ़ते हैं इस स्टोरी को कि अभी ये अल्ट्रा लोकल नहीं रहा। चैलेंजेस क्या है? आई थिंक द चैलेंजेस जो होता है कि जो आपने पहले सर ये किया है कि इसको करेंगे कैसे, इस पे 2 क्राइसिस है अभी, जो सारे एकदम ग्लोबलाइज्ड हो गया है, रिपोर्टिंग जर्नलिज्म ग्लोबलाइज्ड हो गया है, उस पे हम चैलेंजेस क्या है। अपॉर्चुनिटीज तो आई थिंक बेस्ट एवर है, हर गांव के आदमी, हर विलेज, हर टोला, हर मोहल्ला एक मेरे लिए ग्लोबल स्टोरी। लेकिन चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस एक्चुअली बेसिकली हम जो डील कर रहे हैं वो 2 किस्म, 2 है। एक तो है लर्निंग और एक लॉजिस्टिक। लर्निंग इसीलिए है कि लर्निंग है कि एक मैं कहीं एक छोटा सा गांव से, मैं यहाँ अरविंद जी का एग्जाम्पल देता हूँ, तो काफी घूमते रहते हैं, कौन सा एक अननोन गांव से हमारा इंटरव्यू लेते हैं असम फ्लड का, और असम में जाके टीकमगढ़ की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, डिग्रीज ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। तो ये जो है कि एक लॉजिस्टिक का भी बात होता है। तो लर्निंग पहला, मैंने पहले बताया था कि शायद इतना शोध, इतना रिसर्च, इतना एजेंसीज जो ये इसी के ऊपर रिसर्च करता है और नए नए कहानी निकलता है, नए रिसर्च पॉइंट्स निकलता है, जो हमें बताता है, वो कभी नहीं हुआ। तो इसलिए लर्निंग का एक जो पहला है कि हमें कैसे एक इंटरेक्शन, जो ये नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जर्नलिस्ट का काम एक्चुअली ये प्राइमरी रिसर्च नहीं करना है। सचिन जी कोई एक बड़ा पेपर लिखते हैं कि एनएफएचएस सर्वे का एनालाइज करने के बाद वो लिखते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम ह्यूमन फिगर जाके देखते हैं और रिपोर्ट कराते हैं कि ये हुआ। वो जो लर्निंग कैसे एक्चुअली इनकॉर्पोरेट है मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए, वो एक है कि जो प्राइमरी रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर्स हो, या सचिन जी जैसे हो जो इनको पढ़ना जानते हैं, ये कैसे एक्चुअली मीडिया को वो सामने रखता है और मीडिया कैसे उसको एक्चुअली इंटरनलाइज करता है। सचिन जी जो देते हैं, हम उसको कभी कभार बोलते हैं कि कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन मीडिया का काम है कि उस फिगर में एक ह्यूमन डालो, नहीं तो कोल्ड स्टैटिस्टिक बन जाता है। सचिन जी बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषण है, हमें वो लिख के देते हैं, एनालाइज करते हैं, हम छापते हैं, लेकिन उसके बाद 2 रिपोर्टर जाकर ढूंढते हैं कि वो कहाँ है और क्यों। ये जो इंटरेक्शन है, सिमिलर विथ ग्लोबल वार्मिंग का जो डेटा है या क्लाइमेट चेंज का जो होता है, ये एग्जैक्टली कैसे मैं मेरा जहां मैं काम करता हूं, जहां से रिपोर्ट करता हूं, उसको कैसे आए, ये लर्निंग। ये 1.5 डिग्री का वार्मिंग से क्या फर्क पड़ता है ऑन फेस, आप देखेंगे तो 1.5 डिग्री कोई मायने नहीं रखता है ऑन फेस, आप देखेंगे तो। एज ए जर्नलिस्ट मुझे पूछोगे तो मैं, मेरा एयर कंडीशन ऑफिस से बाहर जाता हूं तो टेम्परेचर डिफरेंशिएट 10 डिग्री के करीब होता है। ये 1.5 डिग्री को क्यों मैं बॉदर करूं?
लेकिन जब कोई शोध करता है और बताता है कि 1.5 डिग्री का मतलब ये है, तो मैं फिर आगे जाके ढूंढता हूँ, मेरा जो लोकल स्टोरीज है उस पे वो ग्लोबल चेंजेस का देखता हूँ, और उन्हीं के हिसाब से मैं कहानी बनाता हूँ। उसके बाद मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो टीकमगढ़ का सूखा है वो, यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो छत्तीसगढ़ में नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ना मिलने का कारण भी क्लाइमेट चेंज, क्योंकि किसी ने शोध किया है, किसी ने रिसर्च किया है, मैं उसको जानता हूं और मैं ढूंढने जाता हूं स्टोरी और फिर बोलता हूं। वॉच डॉग, आई थिंक दैट्स वेयर द वॉच डॉग एक्चुअली बार्क्स, टेलिंग द स्टोरी। सेकंड बात हुआ कि लॉजिस्टिक लर्निंग, तो ये कह रहा कि इंटरेक्शंस करना है, पढ़ना देखना और लोकल पे। लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा है देश में, सारे मीडिया हाउसेस का आप ट्रेंड देखोगे तो 3 से 4% बजट खर्च होता है न्यूज गैदरिंग पे। ये हमने कभी नहीं देखा। जर्नलिस्ट जब न्यूज गैदरिंग के लिए ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे और रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या एग्जैक्टली फिर क्या करेंगे? इसी से वही बात आता है कि जो अल्टरनेट, जो मैंने पहले से बताया कि इसको मैं अल्टरनेट बोल रहा हूँ क्योंकि और कोई टर्म नहीं है, लेकिन ये भी है, मीडिया है जिसे हम बात करते हैं। लेकिन जो ये जो रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट या मीडिया हाउस जो ट्रैवल करते हैं, शायद इसी की वजह से जो कुछ स्टोरी जाता है, लेकिन जो अभी तक ट्रेंड देखा गया है कि आहिस्ते 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 इसका कम हो रहा है। हमने 5 साल पहले देखा था कि 7% के करीब बजट खर्च होता था न्यूज गैदरिंग पे, अभी वो 3 या 4% के बीच है। और उसी के बीच आप देखेंगे तो पेंडेमिक आया था। ये स्टोरी दिल्ली का हमारा घर की बेलकनी से करने वाला स्टोरी नहीं था। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम भी यही है, चैलेंज है कि कौन जाएगा कहां और कौन सा स्टोरी लाएगा और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो इस पे तो हम कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, एक दो जगह है जहां ये आई थिंक बोल सकते हैं कि जर्नलिज्म का लग्जरी है। जैसे मैं, मेरा जो मैगजीन में जिसके लिए काम करता हूँ वो बोल सकता हूँ कि वो बहुत पहले से ही इस पे बड़ा, चाहे वो हमें सैलरी ना दे, लेकिन वो बोल के देते हैं कि आपको घूमने के लिए मिलेगा, स्टोरी करोगे, सैलरी थोड़ा कम कर दो। लेकिन वही रहा है, शायद इसी की वजह से ये स्टोरी सबको पसंद आता है, और वही जो इंटरेक्शन। तीसरा आया कि अभी ये तो रहा बड़ा सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जर्नलिज्म में, अभी मीडिया में एक बड़ा चैलेंज है कि न्यूज गैदरिंग पे नहीं मिलता। तीसरा आता है कि क्या इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे जहां आप हम गुजार रहे हैं और जो हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस है, इसमें रोल क्या है मीडिया का एज ए वॉच डॉग। वो भी एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। आप कौन सा स्टोरी कैसे बोलना चाहते हैं, उसके लिए भी थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम एवर टू बी अ रिपोर्टर, एंड पर्टिकुलरली टू बी अ रिपोर्टर हु रिपोर्ट्स डेवलपमेंटल इशूज। तो थर्ड क्राइसिस यहाँ आता है कि जो अंडरस्टैंडिंग होता है और किस नजरिया से देखना है। ये कोई जर्नलिस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चैलेंज जरूर है कि हमें स्टोरीज को कैसे रीड्रॉ करना है, या जो हम बोलते हैं ना, कौन सा एंगल से, कौन सा यूनिक एंगल से स्टोरी या करना होता है मीडिया के लिए इन जनरल। तो पहला इशू होता है कि डेवलपमेंट जर्नलिस्ट कौन है। आई थिंक वी ऑल ऑफ आर जर्नलिस्ट आर डेवलपमेंट जर्नलिस्ट है। माफ करना, ये दो तीन जो टीवी जर्नलिज्म को छोड़ के, जो प्राइम टाइम को छोड़ के, वो बेसिकली प्राइम लॉसेस है जर्नलिज्म का। बट उसको छोड़ के आप देखेंगे तो कोई भी जर्नलिस्ट किसी को भी होता है, तो देयर इज ऑलवेज ए डेवलपमेंटल एस्पेक्ट टू इट, एंड एवरीबॉडी इज जर्नल डेवलपमेंट जर्नलिस्ट। लेकिन जो नजरिया आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पेंडेमिक का हमने बात किया,
पेंडेमिक को हमने बड़ा हेल्थ लॉजिस्टिक देखना भी चाहिए, उसी हिसाब से हमने रिपोर्ट किया। एक एनवायरमेंट जर्नलिस्ट के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि दैट वाज द बिगेस्ट एनवायरमेंटल स्टोरी, और हमने उसी हिसाब से इसको रिपोर्ट किया, क्योंकि ये एक जूनोटिक डिजीज है, और जूनोटिक डिजीज ह्यूमन और एनवायरमेंट का इंटरफेस से आता है। हमारे लिए एनवायरमेंटल डेवलपमेंट था, स्टोरी था। कुछ टाइम के बाद डेवलपमेंटल स्टोरी है, लेकिन इस पे कुछ रिपोर्टिंग नहीं हुआ ज्यादा डेवलपमेंटल। किसी ने नहीं बताया कि इंडिया का पॉवर्टी कितना कम हो गया है। किसी ने ये नहीं बताया कि अगले 25 साल तक जो शोध निकल के आ रहा है कि शायद जो जेनरेशन जो who took birth during the pandemic in the last 3 years, वो एक्चुअली स्टंटेड जेनरेशन होगा। ये किसी ने नहीं बताया। ये भी एक है कि आप डेवलपमेंट को किस हिसाब से देखते हो, वो एक चैलेंज है। बेसिकली रीटेलिंग द स्टोरी, और एटलीस्ट टेलिंग द स्टोरी विथ ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, मीडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये शायद अभी आप कहीं भी जाएंगे, बच्चे को भी पूछेंगे, वो फादर ऑफ द नेशन को नहीं बता सकता है, लेकिन ये जरूर बता सकता है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। किसी ने नहीं पूछा है कि बता दो कहाँ है फास्टेस्ट। मुझे जितना तक पता है कि इथियोपिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक्चुअली कोंगो कुड बी द फास्टेस्ट एज फार एज यस्टरडे रिपोर्ट। किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं पूछा भी नहीं कि कहाँ ग्रोथ कर रहा है। किसी ने ये भी नहीं देखा कि वो फुटनोट पे लिखा होता है कि इंडिया इज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट कुड बी अमंग द emerging economies। फुटनोट भी नहीं पढ़ा किसी ने। तो ये 6 या 7 कंट्रीज में हम फास्टेस्ट हैं, लेकिन किसी ने ये भी नहीं देखा है कि लास्ट ईयर हमारा लोएस्ट एवर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था। एक्चुअली ग्रोथ नहीं हुआ था, 20 में 7.3% कम हुआ था। उसी के नीचे से आपने जब तक 15% ग्रोथ नहीं करोगे तो यू आर नॉट ग्रोइंग एक्चुअली। आपने पहले जीरो तक भी आए नहीं। So the question is that how to actually, the challenge is retelling a story, going beyond the facts and figures that we get, and telling the story through local figures or local stories। आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जाके कोई भी गांव से पूछ लीजिए लोगों को, वो बताएंगे कि हमारा ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमारा कुछ नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, हाँ अभी थोड़ा आगे बढ़ा। दैट्स द सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर ए जर्नलिस्ट। सो बेसिकली इस क्राइसिस में आप देखेंगे तो द चैलेंज एक्चुअली थ्री फोल्ड। एक तो लर्निंग द इंटरेक्शन, सेकंड इज बेसिकली द लॉजिस्टिकल व्हिच वी कांट डू मच बट चाहिए, एंड द थर्ड इज दैट व्हिच वी कैन डू वेरी मच, रीटेलिंग द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। इसी टाइम पे जहां एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लाइक क्लाइमेट चेंज है, आप चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, आप चाहे स्टॉक एक्सचेंज फॉलो कर रहे हो, आप कोई भी स्टोरी कर रहे हो, पॉलिटिकल स्टोरी भी आप कर रहे हो, इस क्राइसिस से आप परे नहीं है। रिटेलिंग, आई थिंक ये जो है कुल मिला के जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म का, डेवलपमेंट और जर्नलिज्म का जो चैलेंजेस है। थैंक यू। बहुत बहुत आभार महापात्रा जी। आपने विकास पत्रकारिता की समकालीन स्थितियों से लेकर भावी संभावनाओं का बहुत ही गंभीर विश्लेषण किया, और मेरे ख्याल जो भी पत्रकार या विद्यार्थी मीडिया के जो हैं, जो विकास पत्रकारिता के क्षेत्र में इच्छुक हैं, आपने एक सूत्र दिया कि ये इस समय सबसे श्रेष्ठ समय है विकास पत्रकारिता के लिए, और शायद समय की आवश्यकता भी है। वैश्विक और स्थानीय के पारस्परिक अंतर संबंधों का उल्लेख करते हुए आपने जिस तरह से विकास पत्रकारिता के क्षेत्र में मीडिया हाउसेज या मीडिया घरानों की उपेक्षा हो रही है, जिस तरह से न्यूज कवरेज पर उनका बजट कम होता जा रहा है, मुझे लगता है कि आप जैसे जो जुनून वाले पत्रकार हैं, जो अल्प वेतन, आपने कहा तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, अल्प वेतन और साधनों की कमी के बावजूद इन मुद्दों से जो जूझते रहते हैं, मुझे लगता है ऐसे ही जुनूनी पत्रकार, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था
तब भी ऐसे ही जुनूनी पत्रकार थे। जब विज्ञापन छपते थे, चाहिए एक पत्रकार, वेतन, हर संपादकीय पे 2 सूखी रोटियां, 1 गिलास ठंडा पानी और 10 वर्ष की जेल। आज वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फ्रीडम कितनी है, सरकारें कितना हस्तक्षेप करती हैं, कितनी स्वाधीनता पूर्वक हम लिख पाते हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनकी तरफ आपने उल्लेख किया। तो उम्मीद करते हैं कि जो ऐसे जुनूनी पत्रकार आने वाले समय में हैं, आपने सही कहा कि हर गांव के दूर दराज क्षेत्र में बैठा हुआ पत्रकार भी कहीं ना कहीं उन मुद्दों का जब वो चर्चा करता है जो वैश्विक रूप में कहीं प्रभावित होती हैं, भले ही उसका तुरंत जो प्रभाव है वो स्थानीय स्तर पर पड़ रहा है। हर व्यक्ति के पास अपनी संभावनाएं हैं, आवश्यकता है उस तरह का एक सोच और माहौल विकसित करते हुए एक हम इस तरह का परिवेश स्थापित करें जहां विकास पत्रकारिता के क्षेत्र में हम कुछ कर सकने के लिए संभव हो और उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बारे में कहीं हम संकेत कर सकें। ऑल्टरनेटिव मीडिया के बारे में आपने बात की और जिस तरह के जिन मुद्दों से हम जूझ रहे हैं, मतलब मीडिया के जो वॉचडॉग की भूमिका की आपने बात की कि हम कहीं अलर्ट करें, हम हमारे समाज को कहीं शिक्षित कर पाएं कि आने वाले समय में आपके सामने क्या चुनौतियां हो रही हैं। वहीं एक दूरदृष्टि संपन्न जो एक मीडिया कर्मी है वो शायद इस दिशा में अधिक सफल और सक्षम हो पाएगा। बहुत बहुत आभार आपका इस विस्तृत विवेचन के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई सचिन जैन को, जिनसे मेरी मुलाकात अभी कुछ समय पूर्व भोपाल यात्रा के दौरान हुई थी। पिछले लगभग 25 वर्षों से आप विकास संबंधी मुद्दों पर बहुत गहन रूप से काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के आप विद्यार्थी रहे, लेकिन अब जो आपने काम शुरू किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं कहूँ कि एक मीडिया कर्मी किस तरह से इनोवेटिव हो सकता है, प्रयोगधर्मी हो सकता है, कल्पनाशील हो सकता है। तो उस कल्पनाशीलता के आधार पर आप समाज से जुड़े हुए उन मुद्दों पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, विशेषकर अपनी प्रकाशन अभियान या प्रकाशन की योजनाएं जो हैं, लगभग 70 से अधिक प्रकाशन आपके हो चुके हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, पोषण को लेकर के, वुमेन एंड ट्राइबल राइट्स को लेकर के और हमारे रूरल डेवलपमेंट है। जब रिचर्ड महापात्रा जी बात करते हैं कि हम सब कुछ बात करते हैं लेकिन देश के कुपोषण की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, किसानों की समस्याओं की चर्चा नहीं करते, तो शायद उस अंधेरे में कहीं सचिन जैसे मीडिया कर्मी हैं जो कहीं आशा के किरण दिखाते हैं, जो अपने इन छोटे छोटे प्रकाशनों के माध्यम से एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात अभी की जा रही थी कि कैसे हम स्थानीय से वैश्विक और वैश्विक से स्थानीय हो सकते हैं, तो इस प्रकाशन श्रृंखला के माध्यम से कुछ प्रकाशन भोपाल यात्रा में आपने मुझे दिए थे और वास्तव में जिस मौलिकता के साथ आप काम कर रहे हैं वो अपने आप में अभिनंदनीय एक तरह से प्रयास है। और शायद आपके इन्हीं प्रयासों का प्रतिफलन है कि आपको यूएस बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन में जो एक ग्लोबल कंपटीशन के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है, फेलोशिप दी जाती है, अशोका फेलोशिप, उससे आपको सम्मानित किया इन्हीं मुद्दों पर नियमित रूप से कार्य करते रहने के लिए। और इसी के साथ आपने एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अपने यहाँ संचालित किया है और लगभग 70 से अधिक इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कंडक्ट कर चुके हैं। तो आप जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस विषय पर हम आपको भी सुने, आपके अनुभवों को भी हम सुन पाएं, ताकि जो मित्र इस क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हों उन्हें भी कहीं एक दिशा मिल सके। भाई सचिन कुमार जैन। बहुत बढ़िया संजीव जी। सचिन जी, पहले वाला एंगल ठीक था, अब आप थोड़ा टेढ़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब ठीक है। माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी इस महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल करने के लिए। एक तरीके से व्यापक पृष्ठभूमि रिचर्ड भाई ने सामने रखी दी है और मुझे लगता है कि उसमें ज्यादातर पहलू उसके अंदर शामिल हुए। बस 2-3 और चीजों को मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ अपने अनुभवों के आधार पर। पहली चीज मुझे नजर आती है कि जब हम विकास पत्रकारिता की बात करते हैं तो शायद उसका एक सबसे महत्वपूर्ण आयाम यह है कि
विकास का कोई भी मुद्दा जो है वो व्यापक जो राजनीतिक आर्थिक मुद्दे हैं उससे बहुत भिन्न नहीं नजर आते हैं। अगर हम पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस को देखें तो वो पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस भी जो है वो साफ तौर पर एक तरीके से विकास की जो अवधारणा है उसी के ऊपर निर्भर करती है, उसी से परिमार्जित भी होती है, उसी से प्रभावित। तो अगर हम ये पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस और जो पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस देखते हैं तो वहां पर हमको ये दिखाई देता है कि पूरा डिबेट जो है वो अल्टीमेटली डेवलपमेंट के इश्यूज के ऊपर ही होता है। ये यहाँ पर जब हम इस नजरिए से उसको देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये बन जाता है कि वास्तव में विकास को हम किस नजरिए से देखते हैं, हमारे लिए विकास की परिभाषा वास्तव में क्या है। और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में बहुत जरूरी है कि जब हम एज इंस्टीट्यूशन देखते हैं या एज इंडिविजुअल देखते हैं तो क्या केवल बहुत सारी सड़कों का बनना और नए जो है वो नए तरीके के कपड़ों का आना या नए तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं या आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्या हम उसको डेवलपमेंट के नजरिए से देखेंगे, क्या उसी को हम विकास का पैमाना मानेंगे। तो सबसे बुनियादी चीज जो है वो इसी बात पर निर्भर हो जाती है। और हम देख रहे हैं और शायद थोड़ा सा अगर हम पलट के देखेंगे तो थोड़ा हॉलीवुड फिल्मों का शायद संदर्भ लेना बहुत उपयोगी हो सकता है, जहां पर अंततः हमको एक संदेश मिलता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को जब हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो वो किस तरीके से हमको एक तरीके से एक भस्मासुर के रूप में खड़ा करती है कि हम एक वरदान चाहते हैं और बाद में हमको समझ में आता है कि ये जो विकास का लक्ष्य हमने हासिल किया ये तो हमारे समाज को, हमारे मूल्यों को, हमारे रिश्तों को, इन्हीं चीजों को समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी वही बात हो रही है। तो या जो गांधी ने कहा था कि भाई आज हम जो है वो आज से थोड़े साल पहले तक हमारे पास बंदूकें नहीं थी, अब हमारे पास बंदूकें आ गई हैं, तो क्या इसको विकास कहा जाएगा? कल और अच्छी बंदूकें, कई और बड़ी और तेजी से चलने वाली बंदूकें आ जाएंगी, तो क्या उसको विकास कहा जाएगा? तो पहला जो पहलू है मुझे लगता है कि वो ये है कि वास्तव में हम विकास को किस नजरिए और किस दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जब हम विकास के नजरिए से बात करते हैं तो जो मानवीय हितों के साथ साथ एक जो व्यापक जो पूरी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है, वो आयाम जो है वो वास्तव में विकास को परिभाषित करने में हमको सबसे ज्यादा मदद करता है। केवल इंसान का विकसित होना ही जो है वो उसके विकास का पैमाना नहीं हो सकता, जब तक कि पूरा जो इकोसिस्टम है, जब तक कि जो पूरी इकोलॉजी है उसका संरक्षण ना हो, उसका विकास ना हो, तब तक संभवतः हम किसी भी ऐसे वायदे को, किसी भी ऐसी परिभाषा को स्वीकार कर ही नहीं सकते। और अंततः हमको ये मानना पड़ेगा कि वो हमारे अस्तित्व के लिए चुनौती बनेगा। तो मुझे लगता है कि पहला विषय जो है वो विकास को परिभाषित करने के नजरिए से आता है। और ये जो पूरा पैंडेमिक और क्लाइमेट चेंज का इशू है, ये हमको बहुत साफ तौर पर उसका प्रमाण भी देता है कि बिना परिभाषा के हम शायद विकास की पत्रकारिता के प्रक्रिया को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। दूसरी बात जो मुझे इसमें सबसे महत्वपूर्ण लगती है वो ये सबसे महत्वपूर्ण जो नजर आता है वो है कि विकास पत्रकारिता के एक ऐसा डोमेन है जो हमको सीधा समाज के साथ कनेक्ट करने में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। जो बाकी की और जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, बाकी के और जो कई सारे आयाम हम देखते हैं, तो हमको समझ में आता है कि वो ही से, शी सेज, या इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, या जो रिचर्ड भाई ने एक बात कही कि आजकल इतने तरीके के और इतने बहुपक्षीय, बहुआयामी आंकड़े आ रहे हैं कि आप उसमें उलझ जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो शायद उस फंसाव से, उस दुविधा से, उस जाल से निकलने का एक सबसे बड़ा जो माध्यम है वो वास्तव में लोगों के साथ जुड़ाव का है, कम्युनिटी कनेक्ट का है, समाज के साथ जुड़ाव का है, उनकी एस्पिरेशंस को जानने का है। ये दूसरा पहलू मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर परिभाषा की बात अगर हम करते हैं या हम कहीं पर हम दुविधा में फंसते हैं कि वास्तव में इसको विकास माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो शायद लोगों से जो कनेक्ट है, जो लोगों की एस्पिरेशंस है, लोगों की जो बात है, वो हमको तय करने में मदद करती है। वो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हो सकता है ये तय करने का कि हम किस विषय को और किस नजरिए से उठाना चाहिए। ये दूसरा पहलू मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी बात जो जरूरी हो जाती है वो ये हो जाती है कि एक जो प्रक्रिया चली है कि जब हम बहुत सारा डेवलपमेंट जर्नलिज्म में एनालिसिस को देख रहे हैं, रिसर्च को देख रहे हैं, तो उसमें हम ये पा रहे हैं कि बहुत प्रोमिनेंट स्पेस जो है वो योजनाओं के ऊपर, सरकार की योजनाओं के प्रसार के ऊपर या उसके बारे में जानकारियां देने के ऊपर केंद्रित होता है। या जो एक विकास की योजना कोई लागू होती है, समाज कल्याण की योजना लागू होती है, तो उसके कवरेज को जो है उसमें शामिल किया जाता है। और जब एनालिसिस होता है तब पता चलता है कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो योजनाओं के लागू होने से संबंधित खबरों का आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में
योजनाओं के से संबंधित जो खबरें हैं या जो समाचार हैं, केवल वही विकास की पत्रकारिता नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम उस योजना की प्रक्रिया और उस योजना के वास्तव में मंशा क्या थी, उसके पीछे का मकसद क्या था, सामाजिक मकसद क्या था, आर्थिक मकसद क्या था और राजनीतिक मकसद क्या था, इस चीज को जानना और उसको सामने रखना, लोगों के सामने रखना, वो बहुत जरूरी हो जाता है। और ये जो चक्र है उसका पहला हिस्सा पूरा होता है जब हम उस योजना के परिणामों को भी लोगों के सामने रखते हैं कि कोई भी जो योजना लागू की गई, उसका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव हुआ, उसका संस्कृति के ऊपर क्या प्रभाव हुआ, उसका डेमोग्राफी के ऊपर क्या प्रभाव हुआ, उसका जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर क्या प्रभाव हुआ। तो जब तक हम ये पूरी समग्रता में उसका विश्लेषण नहीं करें, तब तक शायद हम किसी भी एक जो विकास की प्रक्रिया का चक्र है उसका पहला चरण भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये बात, मुझे जो दूसरा पहलू इसमें समझ में आता है वो ये वाला एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें हो जाती है। अगला बिंदु जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है वो है कि इसको हमको दो तरीके से शायद हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। एक तो इसका थोड़ा सा सहजता और सरलता के नजरिए से कि इसका एक सॉफ्टवेयर पार्ट है और इसका एक हार्डवेयर पार्ट है। एक पार्ट तो डेफिनेटली वैल्यूज का है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किस नजरिए से बात कर रहे हैं। वास्तव में हमारे लिए जलवायु परिवर्तन के संबंध में 1.5 डिग्री टेम्परेचर का मतलब क्या है और उसका लोगों के ऊपर असर क्या है, उसको जब तक हम एक विकास की परिभाषा के नजरिए से नहीं देखेंगे, वैल्यूज के नजरिए से नहीं देखेंगे, पर्सपेक्टिव्स के नजरिए से नहीं देखेंगे, पक्षधरता के नजरिए से नहीं देखेंगे, तब तक शायद हम उस सॉफ्टवेयर वाले कंपोनेंट को एड्रेस नहीं कर सकते हैं। तो उसमें मंशा को देखना बहुत जरूरी है, मानव हितों को देखना बहुत जरूरी है, वैल्यूज और कल्चर को रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। वो एक मुझे लगता है कि बहुत अहम पहलू सॉफ्टवेयर पार्ट में हमको यहाँ पर दिखाई देता है। और हार्डवेयर पार्ट में जो आता है वो एविडेंस की बात आती है, डेटा की बात आती है, किस माध्यम से हम अपनी बात को सामने रखेंगे, वो वाला पहलू उसके अंदर आता है। जो लॉजिस्टिक्स की बात अभी रिचर्ड भाई ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर लॉजिस्टिक्स नहीं है तो कम्युनिटी कनेक्ट कैसे होगा, लोगों से जुड़ाव कैसे होगा, जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका पक्ष कैसे आएगा अगर वो लॉजिस्टिक्स नहीं है। तो सवाल यहाँ पर केवल यात्रा व्यय का नहीं है, केवल वो एक तरीके का केवल इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि वो बहुत साफ तौर पर हमारा जो भूमिका है मीडिया की उसको बहुत तेजी से प्रभावित करता है। तो डेटा का पार्ट आता है, एक्सपोजर का पार्ट आता है, कम्युनिटी कनेक्ट का पार्ट आता है, वो हिस्सा दिखता है। और फिर हमारे मीडिया इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो मीडिया के जो हमारे संस्थान हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ऑनलाइन मीडिया हो, वहां पर जो है वो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव और उस पर्सपेक्टिव को डेवलप करने के लिए किस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो उसको भी मैं एक तरीके के इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखता हूं। टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। आज की तारीख में हम थोड़ा आगे बढ़े हैं तो हम उसके बारे में एक तरीके से फेक न्यूज और डेटा वेरिफिकेशन के ऊपर ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या मीडिया वैल्यूज और जो डेवलपमेंट का जो पूरा कनेक्ट है उसको कहीं देखने की कोशिश की जा रही है, क्या उसमें इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट किया जा रहा है? वो चीज मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी चुनौती और एक बड़ा सवाल हमारे सामने कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगला बिंदु जो मुझे एक चीज दिखाई देती है कि जो अप्रोचेस हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं एसडीजीज के कॉन्टेक्स्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के संदर्भ में, कि इसमें जो है वो 3 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, सस्टेनेबल, डेवलपमेंट और गोल्स। कि टिकाऊ क्या है, स्थायी क्या है, विकास क्या है और हमारा विकास का लक्ष्य क्या है। तो जब हम इसी एसडीजी की जो पूरी लिस्ट को देखते हैं, 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स उसमें हैं और 169 उसके जो है वो प्रगति बिंदु हैं या टारगेट्स हैं। तो जब हम प्रगति बिंदु को देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि डेवलपमेंट का जुड़ाव जो है वो शांति के साथ भी है, अमन के साथ भी है, सद्भावना के साथ भी है, न्याय के साथ भी है। तो डेवलपमेंट की जो पूरा पेरिफेरी है उस पेरिफेरी को समझना हमको शायद बहुत जरूरी होगा। जो हमारे आज के डिस्कोर्स में, हमारे जो मीडिया का जो पूरा डिस्कशन है, क्या मीडिया एंड जस्टिस, क्या ये वाला एक अपने आप में कंप्लीट डोमेन नहीं है? मीडिया एंड पीस क्या अपने आप में एक पूरा कंप्लीट डोमेन नहीं है? सहिष्णुता और मीडिया क्या अपने आप में एक पूरा डोमेन नहीं है? तो मुझे लगता है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये इसलिए मैं उदाहरण सामने रख रहा हूं कि इसको केवल अध्यात्म का विषय ना माना जाए कि ये कहीं पर शायद किसी कथा में इसके बारे में बातचीत हो, लेकिन एसडीजी को अगर हम एक सिंबल मानते हैं तो वहां पर हमको बहुत साफ दिखाई देता है कि उसमें भी ये माना गया है कि इनके बिना हम डेवलपमेंट को
हासिल नहीं कर सकते हैं, डेवलपमेंट गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं, तो एक बेहतर समाज को अगर हमको परिभाषित करना है तो देखने की कोशिश करना पड़ेगी। आज जो पॉवर्टी को ही डिफाइन किया जा रहा है, वो पॉवर्टी की डेफिनेशन भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, बहुआयामी गरीबी के तौर पे बात हो रही है, जिसमें भी एक तरीके से सद्भावना की बात हो रही है, जिसमें अमन की बात हो रही है, जिसमें माहौल की बात हो रही है, परिस्थितियों की बात हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है। तो पॉवर्टी भी जो है वो अपने आप में केवल एक इकोनॉमिक कंपोनेंट नहीं है, केवल आर्थिक सूचकों से ही गरीबी को परिभाषित नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज ये जो पूरा जो एक संदर्भ है, जो पूरा विकास का जो पूरा विज्ञान है, इस विज्ञान को शायद हमारे डिस्कोर्स में लाना और उसके बारे में और ज्यादा चर्चा करना, उसका एक पूरा शैक्षणिक पहलू को और विकसित करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो शायद आज आप देखिए कि जितना हमारे पूरे सोशल मीडिया में आज दिन भर में जितने पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं कि आज कर्नाटक में क्या हुआ, या किसी एक पहलू जो है वो राजनीतिक पहल क्या हुई, राजनीतिक घटनाक्रम क्या रहा, उसके ऊपर जो बात होती है, क्या विकास के मुद्दों पर उतनी खुली चर्चा और उतनी वृहद अवसर उपलब्ध हो रहे हैं क्या? ये चीज मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम उसके साथ जुड़ता है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। केवल मेन स्ट्रीम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं, बल्कि अल्टरनेटिव मीडिया में भी इस स्पेस को शायद कहीं ना कहीं और ज्यादा संदर्भ में लेने की सबसे ज्यादा जरूरत हमको यहाँ पर दिखाई देती है। इसलिए इंटरनेट जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर बना है, इसको हमको शायद देखने की कोशिश करना होगी कि वहां पर उस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वो एक बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया की जब हम बात करते हैं तो वो स्पेस यहाँ पर बहुत बन रहा है, उसको और आगे लेके जाने की एक कोशिश करना जरूरी है। और एक आखिरी बिंदु जो बस मैं एक जोड़ना चाहता हूं वो ये कि इस चर्चा को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है कि विकास के संदर्भ में जब विषयों का विश्लेषण होता है तो उस मामले को भी एक तरीके से राजनीतिक आघात के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। जिस तरीके से अभी योजनाओं के बारे में विश्लेषण होता है या आलोचना होती है, तो उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होना जिस तरीके से शुरू हुआ है या जो उस तरीके का आक्रमण होता है, शायद ये देखने की हमको कोशिश करना होगी कि कहीं हम विकास के मानकों को और विकास के मूल्यों को ही सेक्रीफाइस ना करने लगे, एक जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिबेट है उसको ध्यान में रखते हुए। ये एक महत्वपूर्ण पहलू मुझे इसमें कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देता है। तो मेरे नजरिए से जो कुछ एक परिदृश्य बनता है वो इन 6-7 बिंदुओं को जोड़ करके बनता हुआ नजर आता है। मैं अपनी बात को अभी यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। आपने विकास को सही परिदृश्य में परिभाषित करते हुए किस तरह से उसे गांवों के साथ या विकास एवं ग्रामीण मुद्दों के साथ जोड़ा जाए और हमारी इकोलॉजी को संरक्षित करते हुए बात की जाए, उसके विभिन्न पहलुओं को आपने विश्लेषित करने का सार्थक प्रयास किया है। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हम लोग डिबेट नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, पूरा जो हमारा सोशल मीडिया या तंत्र है वो कुछ ही मुद्दों तक सिमट के रह गया है, और वस्तुतः है शायद तभी हम किसी बदलाव की आधार भूमिका तैयार रख सकेंगे जब हम कहीं ना कहीं इस तरह की डिबेट करेंगे। तो जो चिंता मीडिया कर्मियों को है कि मीडिया इस और उन्मुख नहीं होता है, तो शायद हम कहीं कोई परिवर्तन अपेक्षित कर सकें। ये सही है कि मीडिया और विकास से जुड़े हुए मूल्यों के परिवर्तन की ओर या मूल्यों के स्थापना की ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा, और इसमें जो मीडिया पाठ्यक्रम है, मीडिया संस्थान है, उनकी महती भूमिका हो सकती है। संयोग से लगभग देश के सभी जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि मेरा जुड़ाव भी देश के अनेक विश्वविद्यालयों से किसी न किसी रूप से रहा, विकास पत्रकारिता या विकास संचार एक विशेष पेपर के रूप में तो इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन आवश्यकता है शायद इस तरह के फुल टाइम कोर्सेज शुरू करके और इस तरह की जागरूकता हम विकसित कर पाए ताकि विस्तार से इन मुद्दों पर कहीं चर्चा की हम एक ऐसा मंच तैयार कर सकें जहां नियमित रूप से इन पर डिबेट होती रहे। मुझे लगता है कि इस तरह की जो वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं वो भी शायद इस दिशा में एक कमी को पूरा कर पाएंगे। आइए अब मैं आमंत्रित करता हूं एक ऐसे ही और जुनूनी युवा पत्रकार को, भाई अरविंद शुक्ला जी। संयोग से अरविंद जी हमारे इस मंच पर एक बार पहले भी आ चुके हैं, और अभी सिलीगुड़ी में जो हमारा एक आयोजन था वहां इनसे रूबरू मिलने का मुझे मौका मिला। वो भी विकास पत्रकारिता पर कोलकाता प्रेस क्लब की ओर से आयोजित किया गया था। वहां उनके साथ करीब 3 दिन रहने का, संवाद करने का मौका मिला। तो अरविंद जी भी एक तरह से बिल्कुल जुनून के साथ इस अभियान में
जुड़े हुए हैं। यूं तो देश के अनेक प्रमुख मीडिया हाउसेस में उन्होंने काम किया, और लेकिन मुख्य रूप से आपका जो मन रमता है वो ग्रामीण और विकास संबंधी मुद्दों पर जुड़ता है। तो एक स्वतंत्र ग्रामीण पत्रकार के रूप में आपने अपनी पहचान पिछले कुछ वर्षों में बनाई है। और दूसरा एक जो प्रमुख आपके व्यक्तित्व का पक्ष है कि आपने जिस तरह से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जो गन्ना उत्पादन करने वाले किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनकी समस्याओं को जिस तरह से रेखांकित किया, वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसकी चर्चा हुई, और उसी का परिणाम था कि उन्हें पुलित्जर का एक फेलोशिप जो है वो दी गई इस पर काम करने के लिए। तो उस पर उन्होंने 4 सीरीज जो हैं वो प्रकाशित की थी। तो जो बात अभी हो रही थी कि किस तरह से हम, जो रिचर्ड ने लॉजिस्टिक की बात कही या सचिन जी ने वो लगातार डिबेट करने की बात कही, तो मुझे लगता है कि भाई अरविंद शुक्ला उसके एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने न्यूज पोर्टली नाम से अपना एक इंडिपेंडेंट मल्टीमीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और क्योंकि मैं कभी कभी मौका लगता है मुझे उनके उस कार्य को देखने समझने का, किसी उनकी रिपोर्ट के ऊपर तो मिलियंस ऑफ व्यूज मिल जाते हैं। तो ये इस बात की और संकेत है कि देश का आम आदमी अभी भी कहीं इन समस्याओं से जुड़ करके एक समाधान की उम्मीद प्रशासन से, सरकारों से, नीति निर्माताओं से कहीं अपेक्षा करता है। तो वो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट तैयार की हैं, वो आपका अद्भुत योगदान है अपनी इस पूरी यात्रा में। लगभग 2 दशक का आपका अनुभव, आपने प्रिंट में काम किया, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल, सभी तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ आप कहीं न कहीं जुड़े रहे। मूलतः लखनऊ के रहने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश की जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसी में एक तरह से आप पले बढ़े हुए, इसीलिए आपने उन समस्याओं को सीधे कहीं न कहीं महसूस किया, दिल से महसूस किया, और इसीलिए किस तरह से उन्होंने अपने क्लाइमेट थ्रेट्स मिली हैं, पर्यावरण को चुनौतियां मिली है, उनको समझा है, सूखे और बाढ़ की विभीषिका को उन्होंने महसूस किया है, पानी की कमी को उन्होंने महसूस किया है, किसान और उसकी आजीविका किस तरह से बढ़ रही है उनको आपने सीधे महसूस किया है, और अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में वाइडली ट्रेवल्ड, देश के लगभग जब भी मेरी इनसे फोन से बात हुई, कभी इंदौर में, कभी जलगांव में, कभी कहीं, लगातार यात्राओं में रहते हुए आपने इन सारे मुद्दों पर अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। दैनिक हिंदुस्तान में आपने काम किया, अमर उजाला, टोटल टीवी, समाचार प्लस आदि मीडिया हाउसेस जो हैं प्रतिष्ठित, उनके साथ भी आप काम कर चुके। गांव कनेक्शन, फिर इस गांव कनेक्शन का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान इस ग्रामीण और विकास पत्रकारिता की यात्रा में रहा है। उसमें भी आप एसोसिएट एडिटर के रूप में काम कर चुके हैं, और अभी कुछ वर्षों से आपने अपना न्यूज पोर्टली नाम का जो एक प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया। यूँ अनेक पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। संयोग से डाउन टू अर्थ के मैनेजिंग एडिटर आज अपने साथ हैं अरविंद जी, उनके उस पत्र में भी, पत्रिका में भी लिखते रहे हैं। तो मैं भाई अरविंद जी से कहूंगा कि आपकी जो ये पूरी यात्रा है 2 दशक की एक पत्रकार के रूप में, तो इन सारे मुद्दों को आपने जितनी निकटता से देखा, समझा, महसूस किया है, तो अपनी इस यात्रा के बारे में कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करें। भाई अरविंद शुक्ला। बहुत शुक्रिया सर, इतना लंबा परिचय तो मैं हो गया। बहुत पहले आभार सर आपने कि इतने दिग्गज लोगों के साथ मुझे मौका दिया। रिचर्ड सर को तो मैं उससे पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अपनी बहुत कॉमन सी रही है, तो फिर मैं ऐसे पत्रकारों को पढ़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। सचिन सर करता हूँ, गांव कनेक्शन ने जो आयाम दिया मुझे मिला, और बाकी सब जगह काम करते हुए मैं बहुत कुछ सर ने बताया जी, और वो जो सच्चाई है हम सबसे उससे वाकिफ हैं। बड़े मुद्दे बताए, क्या हमारी समस्या है, क्यों जरूरत है उन पे बात की। मैं बहुत अलग दिशा में ले गया, तो कुछ छोटी सी बात आता हूँ। मेरे कई सारे पत्रकार साथी हैं जो हम उनसे कुछ बात करते हैं तो बताते हैं कि हम कई बार खबरों की बात होती है तो वहाँ विकास का मुद्दा कहाँ है, क्योंकि हम उनसे पूछते हैं क्या करें, तो बोलते हैं मैं अब पत्रकार नहीं। उनके कार्ड पे कुछ लिखा होता है कंटेंट क्यूरेटर। अब वो जो है वो पहले लिखा होता था हमारा सब एडिटर या फिर इंटर्न या संवाद सूत्र, ऐसा कोई हमारे आगे पीछे एक पद लिखा होता था। कई बार बहुत साल तक कार्ड नहीं रहे, अब उनको कार्ड मिल रहा है, उस पर लिखा होता है कंटेंट क्यूरेटर। उनको बैठ के कीबोर्ड पे 6-7 घंटे 8 घंटे इस वीक में 10-12 खबरें पीटनी होती हैं। वो खुद गर्व से कहते हैं, मतलब
युवा पत्रकार साथी जो हैं कि हम कीबोर्ड पीटक हैं। ऐसे समय में ये बहुत जरूरी है कि हम ये इन ऐसे मुद्दों पर चर्चा करें जिसको हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर लोगों से जुड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने देखा नहीं होगा, अपने आप शीशे वाले केबिन से निकल के देखा ही नहीं उन्होंने कि हम मतलब कहाँ जाके काम कर रहे हैं, किसके साथ परिस्थितियां उनके साथ ऐसी होंगी। दूसरा पहलू है वो ये कि, और ये जरूरी क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि अगर आप ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप इन सब पे हैं, तो आप आएंगे तो आपको देख कई करोड़ों मैसेज रोज फ्लो होते हैं। वहां पे लगेगा दुनिया एकदम चकाचक है, जिसकी सर की अभी रिचर्ड सर बात कर रहे थे कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन वो कहाँ है? वो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको किसी शहर की, किसी राजधानी से 10-20 किलोमीटर दूर, हो सकता है आपको 5 किलोमीटर दूरी मिल जाए, लेकिन थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ सर। मैं कुछ दिनों पहले अभी झांसी में था, तो एक गांव गया मैं, रावणपुरा नाम है उसका, मऊरानीपुर ब्लॉक में आता है। 5 गांव है, तो उनमें से एक गांव पहुंचा था धीरे करते, मैंने देखा इतने दशकों में वहां तक अभी लाइट नहीं आई है। एक सज्जन मिला मुझे, उसका मैं नाम ढूंढा अभी अपने फोन पे, उनका मनोहर नाम है उनका। और जो उसने मुझे कहानी सुनाई रिचर्ड सर, वो मतलब आम भारतीय भरोसा ही नहीं करेगा। उसने मुझे बताया कि मैं आज किरोसिन जो है तो बंद हो चुका है, तो मिलता नहीं, तो मैं डीजल का दिया जलाता हूँ। मैंने बहुत इतनी मैं यात्राओं के बाद भी मैंने डिबरी देखना, मतलब पिछले कुछ सालों में मैंने डिबरी नहीं देखी थी, लेकिन मैंने बुंदेलखंड के हर घर में डिबरी देखी। उसे बोलते हैं मीठा तेल, वो किरोसिन ऑयल को कड़वा तेल, वो उसको बोलते हैं किरोसिन ऑयल बंद हो गया तो मैं मीठा दिया जलाता हूँ। आप सोचिए कि भारत इस देश में जहाँ पे इतना सारा मतलब बातें हो रही हो, कोयले खदान की बात हो रही हो, साइनिंग इंडिया ट्रेनें चल रही हैं, इतने फ्लाइट्स की बात हो रही है, हाईवे बन रहे हैं, वहां पे एक गांव जो कि बहुत दूर नहीं है अपने जिला मुख्यालय से, वहां पे, और उन 5 गांव के 4-5 हजार लोग जो है दशकों से अंधेरे में, और कोई खबर नहीं है उसकी। मैं एक बुजुर्ग दादी से मिलता हूँ जो उसको इतनी आदत हो गई थी, मतलब मैं देख के तो मैं भरोसा कर रहा हूँ, बाकी लोग पता नहीं क्यों भरोसा करें या नहीं करेंगे, कि वो हंसिया को ऐसे लगा करके पैर में, जैसे हमारे चाकू को लगाते हैं, वो आराम से सब्जी काट रही है वो, क्योंकि उनको इतनी आदत हो गई अंधेरे की। वो महिला मुझे बताती कि मेरी सास को ये आदत हो चुकी है अंधेरे में इस तरह से, मतलब इससे काम करने की। तो ये ऐसी बहुत, मतलब आप जितना अंदर जाते जाओगे आपको दिखेगा कहाँ है वो बिजली। वो सरकार कह रही है 2022 तक हमने या 21 तक हमने सारे को गाँवों को बिजली जोड़ दिया है। वो कौन से गाँव है, वो कौन सी आबादी है वो? तो मैं जाके जब उसके हम थोड़ा रिसर्च करते हैं, थोड़ा आंकड़ों में जाते हैं, पता चलता है कि सरकार के लिए आबादी का मतलब होता है एक क्या कहते हैं, एक राजस्व गांव जिसमें आबादी 5,000 हो या 2,000 हो, जो भी उन्होंने आंकड़े रखे हो, लेकिन जिसका पूर्वा है, जो उसका झिरक है छोटा सा, वो जिसमें 2,000 लोग या 1,000 लोग रह रहे हैं, 400 उसमें घर हैं, वो उसमें नहीं आता है। वो सरकार के आंकड़े से आगे निकल चुके हैं। मैं ये तो अभी उत्तर प्रदेश की बात हो गई। मैं जाता हूँ सागर, मैं अभी इंदौर जा रहा था, तो मैं सागर से गुजर रहा था, मैंने देखा है कुएं के पास बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो लाइन में लगी हुई थी, बच्चियां थी। मैं रुक गया, गाड़ी रुक, मैं वहाँ पे गया, मैंने पूछा कि अरे पानी आपके यहाँ नल नहीं है क्या, थोड़ा वीडियो बना। तो उन्होंने बताया नहीं सर हमारे यहाँ नल है, 10 साल पहले मेरे यहाँ टोटी वाला नल आ गया था, लेकिन उसमें से 7 दिन पानी आया, 10 दिन पानी आया, उसके बाद से मेरे पास गाँव में से यही 2,500 की आबादी, गाँव के बाहर 2 कुएं जहाँ से पानी ले रहे हैं। अब ये है मुद्दे जिन पे हमें काम करना है, जिनकी जरूरत है कि हम उनको, उनकी गंभीरता से इनको रिपोर्ट करें। और भी कई सारे उन पे, उस जिन जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे 10 लड़कियां थी, और इतनी कुछ लड़कियां होंगे, उनमें से 7 लोगों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा था। यंग लड़कियां थी, यंग लड़के थे, वो किसानी कर रहे थे। अब आप सोचिए कि हम कौन से की बात करें, कौन से इंडिया कहाँ पर फास्ट ग्रोइंग है, तो हमें उस पर बात, अब इस ये काम करने के लिए जरूरी है, बात हो शायद ये डेवलपमेंट की इसमें आता होगा, परिधि में आता होगा। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू है कि जो सर ने कहा समस्याएं, अब उतना ट्रेवल करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास चाहिए संसाधन। बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह काम करना चाहते हो, नहीं तो ज्यादातर पत्रकारों में जो यंग है वो कोशिश करते हैं शहर के पास है, उनके पास माइक आईडी हो, उनको कैमरे बोलने का मौका मिल जाए। तो पहले तो एक समस्या ये कि कोई लोग आए जिस तरह काम करना चाहिए। दूसरा, जो करना चाहते हैं उनके पास कितने संसाधन है वो कर पाएंगे, मतलब हमारा वो कितना वो ट्रेवल कर पाएंगे, वो कौन संस्थान है, जैसे उन्होंने खुद ही बताया कि 3 मैं तो नहीं जानता, 3 नहीं घर वो है, बस मैं जानता हूँ कि हाँ वो एक स्टोरी का कितना पैसा मिलता है, वो कितने लोग दे पाते हैं। अगर मैं डाउन टू अर्थ गाँव कलेक्शन स्ट्रॉ या कुछ संस्थानों की बात करूँ तो कितने पैसे देते हैं, लोग मानते नहीं। कई जगह अभी भी पत्रकारों 250 रुपये 200 रुपये मिलते हैं।
तो कैसे उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो जा करके एक अपना 100 रुपए लीटर का पेट्रोल लगा करके, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो 109 रुपए लीटर है, वो जाके काम करेंगे, जिला मुख्यालय से दूरी है या ब्लॉक मुख्यालय से दूरी है। तो यहाँ पे जब हम इस तरह की बातें करते हैं, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम अच्छी पत्रकारिता की बात करते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ा संघर्ष यह होता है कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम कैसे सरवाइव करें। पूरी स्टोरी सबको अच्छी लगती है, मेरे पास हर दूसरा तीसरा दिन एक मैसेज आता है जो अच्छा होता है, वो तारीफ करते हैं, हमें हौसला मिलता है, जिसमें बताया था कि आपने वो रिपोर्ट की, आपने ये रिपोर्ट किया, वो अच्छा है। और पत्रकारों को भी ऐसे मैसेज आते होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो स्टोरी करने के मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, कैसे मैंने इसको मैनेज किया। तो अपनी लोगों की हालत कई बार मैं कई बार कहता भी हूँ कि हम लोग, वो फिल्मों में होते हैं दो तरह के अभिनेता, वो लोग होते हैं, एक होते हैं जिनको सिर्फ क्या शानदार काम किया था आपने, वो साइड क्या बोलते हैं, साइड अभिनेता जो होते हैं, या वो चरित्र अभिनेता बोलते हैं, तो तालियां बजती हैं फिर वो किनारे आते हैं, लेकिन बाकी जो काम है वो दूसरा आगे, फिर वो आईफा ले गया या अवार्ड में। ऐसे ही पत्रकारों का भी अपना है, तो जो टीवी पे बैठ के 5 मिनट दो ट्विटर से जाके लड़ाता है, उसके अपनी चल रहा है, उसकी दुकानदारी जमाजम चल रही है, उसके पास लोग भी आ रहे हैं उसको वो करने वाले। लेकिन जो खट रहा है वहां पे, जितने 5,000 पन्ने पढ़ के सचिन जैसे NFS 4 के 5 के पन्ने पढ़े, वो उसको कितना सारा प्रिविलेज मिल रहा है, कितनी प्रतिशत मिल रही है, कितना उसको वेटेज मिल रहा है, ये सब समझने की जरूरत है। मैं खुद, अगर मैं आपने क्योंकि बोला मैं अपनी यात्रा करूँ, क्योंकि 2 सीनियर लोग बड़े परिपेक्ष में बातें कर रहे थे, तो मेरा था कि मैं अपने जैसे लोगों की बात करूँ। तो अच्छा है, हम तो जहां से जिस भी जगह कदम रखते हैं, मुझे लगता है खबर ही खबर पड़ी हुई है वहां, जिस चीज को छू लेते हैं, खेती, पर्यावरण, मतलब जहां जाते हैं मुझे लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ सर, मैं अभी गया, जब मेघालय गया था तो मैंने देखा, मैं मेघालय चलते रहा था, मैंने लिए मेघालय बहुत खूबसूरत, मतलब एक कल्पनाओं का जैसे होता है ना कि मैं नासिक से इतना सुंदर होगा, इतने पहाड़ होंगे, तो ऐसे ज्यादा। मैं वहाँ असम बाढ़ कवर करने गया था, तो मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, और जो सिलचर, जो कछार इलाका, वहां जाने के लिए एक जरिया ये था कि मैं मेघालय होके जाऊं, और इसके लिए फिर मुझे एक बाइक लेनी पड़ी, रेंट पे किसी तरह से लिया, हम जा रहे थे। मेघालय जाने का मौका मिला तो मैं और खुश हो गया, चलो यहाँ से रहेंगे। कई किलोमीटर चला गया, बल्कि 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे पहाड़ वहाड़, हवा, बादल सब आने लगे। लेकिन मैंने एक चीज उसमें और नोटिस किया, मैं चलता जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वहां से लौटते हुए बहुत सारे ट्रक गुजर रहे हैं, 1 2 3 4 5, मैंने कुछ हजार ट्रक गिने होंगे। फिर मैं देखता हूँ उन पहाड़ों से, हरियाली के बीच से बड़े बड़े जो है वो बोल्डर निकाले जा रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं। मैंने 2 जगह 3 जगह फोटो खिंचवाई कि ऐसा ना हो बाद में तो हमको माने ही नहीं हमें। जो बिजली खंभे होते हैं उससे ज्यादा उन्होंने नीचे खोद रखा था। तो वो, और फिर हमें पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमने पता किया कि वहां पे बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियां बन रही थी। मेघालय के एक इलाके में अंदर जाकर के, जो कि बांग्लादेश या क्या कहते हैं, असम, इन सब के इलाके पास में होगा, वहां बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियां बन गई थी, और वो पूरे पहाड़ के पहाड़ नजारत हुए थे। मैंने बहुत कम पढ़ा होगा ऐसा, मैंने वहां पे कहा भी कि शायद हो सकता है अंग्रेजी मीडिया में, स्थानीय मीडिया में आया हो, लेकिन हिंदी मीडिया में मैंने नहीं देखा कि मेघालय में इतने बड़े पैमाने पे खनन हो रहा है और हम उसकी बात कर रहे हैं, या किसी ने किया हो, या कोई पत्रकार इस तरह से काम कर रहा हो। तो लोग काम करना चाहते हैं, बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, हर जगह पे खबरें बिखरी पड़ी हैं, मुद्दों का अभाव नहीं है। बस जरूरत ये है कि सही आदमी के वहां तक पहुंचने की, और इस बात की कि वो आदमी वहां कैसे पहुंचेगा, वो पत्रकार कैसे पहुंचेगा, वो उसकी जो दाल रोटी है, उसकी जो क्या कहते हैं, उसके मोबाइल का खर्च, उसके यूट्यूब चलाने का खर्च, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा संकट है। और आप ये देखेंगे कि इसका प्रतिफल क्या है, तो वो बहुत नगण्य है। मैं कई बार जब 1-1.5 साल में देखा, 2 वीडियो मेरे कुछ मिलियन पहुंच गए, लेकिन बाकी जो 430 वीडियो हैं वो अभी संघर्ष कर रहे हैं कुछ हजार या उनके लिए, क्योंकि उन पे आते नहीं। जिस मैंने पहली रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया था कि झांसी के 6 गांव जो है आजादी के बाद अब तक अंधेरे में है, उससे 500 लोगों ने देखा है। जिस जो 50-60 लड़कियां जो है पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उसके ही 400-500-800 व्यूज हैं। तो ये, मतलब अगर हमें दूर से पैसे का संदर्भ हो यहाँ से कि हम इसको यहाँ से पैसा आएगा, या फिर हम इनसे काम करेंगे, तो सर ये भी बहुत बड़ा गुण है। लोग देखने को बात करें ना, मुझे भी कई लोग सलाह देते हैं कि अरे ऐसा मुद्दा करो आप, ये बहस चल रही है 2024 वाली बात हो, या फिर अभी कई सारे ऐसे मुद्दे जिन पे हम लोग, मतलब मैं नाम भी नहीं लेना चाहता कि हम उनको आए और उसमें वो हिंदू मुस्लिम जातिवादी राहुल मोदी करें। मेरे लिए बहुत आसान होता है किसी खबर में 2 शब्द जोड़ना, अगर मैं वहीं पे खड़ा होकर 2 बार 4 बार ये बोल दूं ये मोदी जी का है या ये राहुल जी ने इसमें क्या कहा, तो मैं उसे व्यू बटोर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे ये नहीं, खैर वो मतलब
अपने को नहीं चाहिए कि हमारा मुद्दा है वो मानवीय लोग, वो मानवीय मुद्दे जिनके लिए हम लोग शायद मतलब अपना काम करें, या जो थोड़ी बहुत इज्जत मिल रही है, थोड़ा बहुत हो रहा है, वो इसलिए कि हम उन तक पहुंच रहे। तो संघर्ष लंबा है, काम करना है और करते रहेंगे। अब बात है कि बाकी लोगों के साथ क्या है। तो मेरे पास मेरी इतने लंबे जो भी मेरा अनुभव है, 3-4। एक तो पहली बात कि लोग आए इस तरह की पत्रकारिता करें, वो इस तरह मोटिवेट हो। दूसरा ये है कि उनके हितों की सुरक्षा हो। ये मैंने कई बार देखी, कैसे उनको ये अवसर मिलता है, उनकी खबरें छपती रहे, उनके घर की दाल रोटी चलती रहे। और तीसरा ये रहे कि उनको थोड़ा सा अवसर मिले बाहर जाने के, काम करने के, और उनको भी लगे कि वो भी समाज का हिस्सा। ये जो बाहरी चीजें हैं ये होंगी, तो अब मतलब मेरे क्या बहुत सारे युवा हैं जो वो आएंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे, अलग अलग जगहों से रिपोर्ट करेंगे, और जिस भारत में ज्यादा आबादी रहती है या 57% लोग होते हैं, इनकी खबरें ज्यादा आ पाएंगी। तो मेरे लिए सर विकास पत्रकारिता का मतलब वो है जिससे मानवीय मुद्दा जुड़ा हुआ है, जिससे किसी का भला हो रहा हो, वो पत्रकारिता जो एक नई तस्वीर लेकर के आ रही हो, वो पत्रकारिता, वो काम जो नया पर्सपेक्टिव और नए नए नजरिए को लेकर के आगे बढ़ रही हो। तो बस मैं तो उसी सोचता हूँ, और आगे उम्मीद है कि उसी पे काम करता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आपने देश भर में अपनी यात्राओं के संदर्भ में उन उदाहरणों के माध्यम से, जिस तरह से एक और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सुदूर गांव में बैठा हुआ एक आम इंसान न्यूनतम सुविधाओं से वंचित है, उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा, उसकी चुनौतियां, उसको बहुत गंभीरता से उठाने का प्रयास किया। और किस तरह से मीडिया आम आदमी के हितों का संरक्षक बन सके, वही विकास पत्रकारिता है। आपने अल्प साधनों के बावजूद, संसाधनों के बावजूद, देश के उन दूर दराज के क्षेत्रों में आम आदमी की तकलीफ को कहीं महसूस किया। वास्तव में आपका ये संकल्प, मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही युवाओं को हम शायद आज भी उस उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं तो इस क्षेत्र में आए। वो सही है, राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कंधे भिड़ाकर पत्रकारिता करना शायद आसान हो सकता है, लेकिन उस ग्रासरूट लेवल पर जाकर के उनके उस पीड़ा के साथ स्वयं को जोड़ना। और मुझे लगता है इस पूरी चर्चा को सुन के मुझे एक महत्वपूर्ण बात जो लगी वो है, वो दृष्टि संपन्नता बहुत जरूरी है। हजारों व्यक्ति सामने से वहां निकलते होंगे, लेकिन कभी उनका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन वो पत्रकार है जो अपनी नजर से, अपनी उस दृष्टि से उन चीजों को देखता है, जो भी उसका माध्यम है, चाहे वो टेलीविजन से है, चाहे वो प्रिंट से है, चाहे वो डिजिटल मीडिया में काम कर रहा है, उस माध्यम से उनको अभिव्यक्ति देने में यदि वो सक्षम हो पाता है तो शायद उसी में उसके श्रम की सार्थकता है। वो इन मुद्दों को उठा सकता है, उजागर कर सकता है, और जो हमारे नीति निर्माता हैं, जो हमारी व्यवस्था है, उनका ध्यान आकृष्ट कर सकता है कि वो इस और ध्यान देकर के उस चुनौती से, उस समस्या से, उस पीड़ा से उनको उभारने के लिए उन नीतियों को क्रियान्वित करें, उन नीतियों को निर्मित करें। तभी शायद जो लोक कल्याणकारी सरकार की हम बात करते हैं वो सपना पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत आभार हमारे इन तीनों मित्रों का। अब ये सत्र जो है चर्चा के लिए खुला है। मैं देख रहा हूँ हमारे साथ बहुत सारे मीडिया टीचर्स भी हैं, पत्रकार भी हैं। कोई अपनी बात रखना चाहे, कोई सवाल हो, अपने अनुभव हो, तो अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और अपनी बात हमारे सामने रखें। ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। सर कुछ कह रहे थे सर? जी हाँ, अरविंद जी कुछ कह रहे हो? सर को शायद आवाज, रिचर्ड सर को शायद आवाज नहीं आ रही है, या कुछ और कहना चाह रहे थे? किसकी आवाज नहीं आ रही है? रिचर्ड सर को। अच्छा, वो तो मेरे ख्याल आपका वो माइक अनम्यूट करना पड़ेगा उनको। रिचर्ड जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कोई मित्र हमारे कुछ कहना चाहते हो तो सत्र चर्चा के लिए खुला है, नहीं तो फिर इसको अपन आभार प्रदर्शन के साथ समाप्त करेंगे। रश्मि जी। हेलो सर। हाँ सर, हाँ जी सर, अरविंद सर को पहले मैं जज्बे को सलाम करता हूँ कि इतनी खूबसूरती से पत्रकारिता कर रहे हैं, और ऐसे पत्रकार ढूंढने से ही मिलते हैं। नहीं तो वो वही बात है कि
चापलूसी करके पत्रकारिता तो बहुत देखने को मिल जाती है। एक मेरा ये सवाल है सर, मेरा गांव है मतलब 20,000 की आबादी के आसपास है, यानी वोटिंग भी 4-8 हजार के आसपास चलता है। तो मेरे हर गांव में लगभग नल है, जैसे विकास की बात हुई, और उसमें राम मनोहर लोहिया या कोई सी योजना की बड़ी टंकी आई लगे, और टंकी वो पानी ऐसे ही बहता है। तो सर आप भी ऐसे कुछ और भी केस देखते हैं क्या, कि जैसा मेरा गांव संपन्न गांव है, हर घर में पानी है, जरूरत नहीं हमें, तो फिर ऐसी जगह ये इतनी बड़ी टंकी करके और उसमें नल तक नहीं है, सड़कों पे पानी बहता है, तो क्या आप जैसे क्षेत्र में घूमते हो, क्या ऐसे और भी केस मिलते हैं क्या सर? मैं ये जानना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल मिलते हैं। और ये क्या है कि हमें थोड़ा सोशल बात है ना, हमें खुद कितना गंभीर हूँ। मैं अभी एक गांव में गया था, बहुत जाता ही रहता हूँ, अपने घर पे है, तो वहाँ लोग जो पीने वाला पानी से भैंसे नहला रहे हैं। जो सरकार ने तो पाइप दे दिया, टोटी लगाना, इसको बचा के रखना आपका काम है, मतलब जो लोग हैं और जिनको जो लाभार्थी है उनका काम है। अब उन्होंने क्या क्या अपना पानी भर दिया खुला। जैसे मैं बहुत सारे गाँव में ऐसा देखता हूँ कि जहाँ पे इस तरह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका दुरुपयोग होता है। और ये तो बहुत गंभीर, थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा जन जागरूकता की बात है। लोगों को भी समझना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को क्या लेके जाएंगे, इतना पानी खराब करके या कोई भी चीज खराब करके लाइटें जलती रहती हैं, ये बहुत जगह देखने को मिलता है अलग अलग हिस्सों में। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा हमारे उत्तर भारत में ज्यादा है, उस साइड में मुझे ऐसा नहीं लगता। कि मैं देखता हूँ वहाँ पे आप गए, आपने नल खोला जब पानी वानी पीने के लिए, तो आपको बंद कर दे। इधर आप एक जगह और देखेंगे थोड़ा समय से कि आप मध्य प्रदेश के थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना इस साइड में, जहाँ पानी की दिक्कत है, आप देखोगे हर चौराहे पे हर जगह आपको पानी के लिए आपको मटके वगैरह मिलेंगे। और अब कोई भी मटका आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो जिसमें आपने टोटी व नल जो लगा रखा है उसको कोई एड़ा तक रख जाए, उसको ऐसा वो जो जाएगा वो सही करके रखे जाएगा। कई जगह मैं देखता हूँ किसी ने कुछ रख दिया, नल भी लगा दिया पानी के लिए, दूसरा उसका हत्था खोल चला जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है। लेकिन ये है कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो जो लाभार्थी, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी कुछ समझें और कुछ करें। और दूसरी बात ये अपने कहा कि क्या आपको पानी की जरूरत है नहीं, दरअसल वो योजनाएं जो बनी होगी वो एक गांव के आधार पर तो नहीं बनी होगी, वो बनी होगी किस तरह की पूरे इलाके को शामिल किया जाए। जैसे हम लोग देखेंगे तो मैं अगर लखनऊ बाराबंकी के आसपास रहता हूँ तो हमें पानी की जरूरत नहीं है, हमें मतलब टंकी की जरूरत नहीं है, पानी हमारे आ रहा है। और हम ये कहेंगे बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सरकार का अपना सिस्टम है, जो भी उसने सोचा हो कि वो तो सबको लेके कर रही है। हालांकि है ना ये चीज, जहाँ जरूरत है पहले वहां बनना चाहिए। आप संपन्न है, आपके यहाँ नहीं है तो थोड़ा दायरे में आ सकता था, लेकिन ये तो अब सरकार के अपने कौन, यही तो आंकड़ेबाजी है, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। जयवीर सिंह जी पूना से हैं और ये रिसर्चर हैं, शोध कर रहे हैं और हमारी वेबिनार्स में आपकी नियमित उपस्थिति रही है। हाँ साहब, और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा टिप्पणियां नहीं है। चलिए, बहुत बहुत आभार आज के हमारे तीनों विशेषज्ञों का, रिचर्ड महापात्रा जी, सचिन कुमार जी और भाई अरविंद जी। आप तीनों ने समय निकाला और इस गंभीर मुद्दे पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि एक विचार यात्रा है और विचारों का निवेश ये अपने आप में एक चुनौती है। अरविंद जी ने भी कहा कि आपकी कुछ एपिसोड्स पर, कुछ रिपोर्ट्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज मिले, लेकिन बाकी सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि हमारी भी 3 साल की यात्रा है, जिसमें कुछ ऐसे वीडियोस हैं जहां 700-800 तक पहुंचे, कुछ ऐसे हैं जो 100-150 तक सिमट के रह गए। तो ये एक पूरी यात्रा है। मुझे लगता है कि हमें इससे घबराना नहीं है और ये लगातार चलता रहेगा। कभी न कभी इसका परिणाम हमारे सामने आएंगे। हमारा जो ये श्रृंखला है, इसमें अभी तक हम 83 तक, और यदि आज का मैं शामिल करूं तो 244 विशेषज्ञों को, वो प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, टीचिंग फैकल्टी से हैं, प्रशासनिक सेवाओं से हैं, पब्लिक रिलेशन से हैं, अलग अलग फील्ड के लगभग 244 एक्सपर्ट्स को हम आमंत्रित कर चुके हैं अपना बात रखने के लिए। और लगभग 143 आवर्स की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब पर है। जो भी रिसर्चर हैं, मीडिया के शिक्षक हैं, शिक्षार्थी हैं, जो इन विषयों पर विशेषज्ञों के विचारों को सुनना समझना चाहें तो वो इसको सीधो एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कोविड ने जो इतनी चुनौतियां दी, उसके बीच में ये एक विकल्प जो हमारे सामने आया, उसने भी एक तरह से ये हमको सुविधा उपलब्ध करा दी है कि हम इन सारी चर्चाओं को सुरक्षित रखते हुए जब जिसका समय और सुविधा हो वो सुन सकें, देख सकें। तो हमारा आपसे अनुरोध है
कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों से, अपनी टिप्पणियों से कहीं उत्साहवर्धन या गाइडेंस दोनों मिलता है, उसमें हमें सहयोग करें। सोशल मीडिया के थ्रू हम हमारे आयोजनों की जानकारी आपको देते रहते हैं। अगला आयोजन जब भी होगा, मैं सोशल मीडिया के थ्रू जो मित्र हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए हैं, जो हमारी तकनीकी सहयोगी हैं, उन्होंने जो मुझे जानकारी दी है, डॉक्टर पृथ्वी सेंगर ने 236 अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इन सभी को हम इसकी रिकॉर्डिंग भिजवाएंगे। बल्कि जो अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं, लगभग 3000 के आसपास हमारे पास ईमेल का डेटा है, जिनके साथ हम हमारा ये लिंक, जो यूट्यूब लिंक है, वो शेयर करते हैं, ताकि वो अपने समय, सुविधा, रुचि के अनुरूप जिन विषयों में रुचि हो वो सुन सकते हैं। दूसरा एक बड़ा लाभ मैंने ये देखा है कि हमारी ये यात्रा जो है, पहले तो मीडिया तक ही सीमित थी, लेकिन अब डिफरेंट सब्जेक्ट के लोग, अभी मैं देख रहा था चैट बॉक्स में लोगों ने अपना परिचय लिखा है, वो भी डिफरेंट डिसिप्लिन से हैं और देश के रिमोट एरियाज, बल्कि अब तो पड़ोसी देशों में भी, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और सऊदी अरब से तो हमारे एक मित्र हैं छोटू सिंह प्रजापति, जो निरंतर इसमें जुड़ रहे हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों से, विषयों से मित्र इसमें जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ विचार हमारे विशेषज्ञ यहाँ साझा कर रहे हैं, पूरे समय मुझे लगता है 5 से 10 लोग भी जो तैयार हो जाते हैं, एक मिशन के रूप में अभियान शुरू करते हैं, तो शायद अपने श्रम की ये सार्थकता है। इस उम्मीद में कि हमारे आने वाले आयोजनों में भी आपका यही उत्साह और सहयोग हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका YouTube चैनल का नाम बताएंगे मुझे? वही मेरे नाम से ही है, संजीव भानावत। नहीं जी सर, अरविंद सर का। अच्छा, आपका अरविंद तो, जी का न्यूज हाँ, वो तो पोर्टली सब्सक्राइबर है।